जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो यहाँ पे उपस्थित सभी भावी अध्यापकों को मैं प्रणाम करता हूँ और आज हम अपने दो पेपर को सॉल्व करेंगे और आज के सेशन में हम 2015 के क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी का रिक्वेस्ट था कि सर पेपर जल्दी जल्दी कराइए, तो उसी को के रिगार्डिंग आज हम 2015 के पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। अभी तक हमने 2019 के दो पेपर सॉल्व कर चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और 2016 के पेपर को सॉल्व कर लिया है। अभी 2015 के पेपर को आज हम डिस्कस करेंगे और इसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं मैथ और रीजनिंग से उनका सलूशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो पे जो भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कॉन्सेप्ट को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, कह रहा है ए कैन हैव अ पीस ऑफ वर्क डन इन 8 days, बी कैन वर्क 3 times फास्टर देन ए कैन वर्क 5 times फास्टर देन ए, हाउ मेनी डेज विल दे टुक टू डू द वर्क टुगेदर। मतलब समझिएगा, ये इफिशियंसी का क्वेश्चन है, इफिशियंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कह रहा है यदि ए किसी काम को 8 दिन में पूरा कर लेता है, ठीक है, और बी उसी काम को, बी की जो इफिशियंसी है वो 3 टाइम फास्टर है किससे, ए से, और सी की जो इफिशियंसी है वो 5 टाइम फास्टर है किससे, ए से। आपको बताना है कि अगर ये तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो ये कितने दिनों में कर लेंगे। तो यहाँ देखिए बेसिक से बताऊंगा, आपको सारी चीज समझाऊंगा। तो यहाँ पे जो ए को टाइम लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ मैं निकाल सकता हूं कि ए टेक टाइम टू कंप्लीट अ वर्क, ए टेक टाइम टू डन वर्क, यानी कितने दिन में पूरा करता है, 8 days में। तो अगर ए किसी काम को 8 days में पूरा करता है तो ए का 1 day का वर्क कितना होगा, 1 day वर्क, 1 day वर्क, ये हो जाएगा 1/8, कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। ठीक है, 1 day का वर्क कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, देखो ये 1 day का वर्क है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि बी की जो कैपेसिटी है, एफिशिएंसी है, वो क्या करता है, वो 3 गुना ज्यादा है, 3 टाइम्स ज्यादा है। तो बी के 1 day का वर्क कितना होगा, बी 1 day वर्क, 1 day वर्क। नॉर्मल सी बात है, ए एक दिन में 1/8 वर्क करेगा तो बी इससे 3 गुना ज्यादा, 3 गुना ज्यादा है ना, तो ए इंटू 1/8 हो जाएगा, मतलब 3/8 हो जाएगा। उसी तरह सी की बात करें, सी 1 day वर्क कितना हो जाएगा, ये 5 गुना ज्यादा है तो 5 इंटू 1/8, मतलब ये 5/8 हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, ए प्लस बी प्लस सी एक साथ काम को करते हैं, तो यदि ए बी सी एक साथ काम को करेंगे तो इनके इन सभी का 1 day का वर्क कितना हो जाएगा, 1 day वर्क। तो 1 day वर्क क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/8 प्लस 3/8 और प्लस 5/8। डिनोमिनेटर मतलब इसका हर देखिए क्या है, बराबर है, तो 8 आ जाएगा। ये 1 प्लस 3 प्लस 5 कितना हो गया, 5 3 8 1 9, 9/8 हो गया। कितना हो गया, 9/8। अब देखिए ये क्या है, 1 day का वर्क है, 1 day वर्क, यानी एक दिन में इतना पार्ट ये करते हैं। तो टोटल वर्क में टाइम कितना लगेगा, टोटल वर्क में टाइम, टोटल वर्क में जो टाइम लगेगा इसका जस्ट उल्टा, तो 8/9 days। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और इसके साथ एक प्रश्न जो मेरे से पूछा जा रहा था कि सर ये बार बार लैंग्वेज के बारे में आ रहा है कि सर लैंग्वेज बता दो। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बोला था, केवल जिनका हिंदी सब्जेक्ट है टीजीटी पीजीटी में, ठीक है, या फिर संस्कृत है, उनका हिंदी और संस्कृत में पेपर मिलेगा, वो भी केवल टीजीटी और पीजीटी का। आपको पार्ट 1 जो है दोस्त, पार्ट 1 ये आपका इंग्लिश में ही आना है, ठीक है, इसके लिए कोई अलग से सुटेबल लैंग्वेज नहीं है। और एक और क्वेश्चन था मेरा, ये आप लोगों ने मेरे से पूछा था कि क्या ऐसा भी है कि इसमें आर्मी टेट में केवल आर्मी वाले बच्चों को ही भर्ती किया जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ने ये एग्जाम क्वालिफाई किया है तो आपको मिलेगा जॉब, ये इतना कंफर्म है। ठीक है दोस्त,
चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर संख्या 2। कह रहा है अ कार ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस टेकिंग 7 आवर्स इन फॉरवर्ड जर्नी, ड्यूरिंग द रिटर्न जर्नी इंक्रीज स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर, टेक्स द टाइम 5 आवर, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। मतलब एक कार 7 घंटे में एक जर्नी को तय करती है, एक दूरी चलती है, और जब वापस आती है तो वो अपनी स्पीड को कितनी बढ़ा देती है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी स्पीड को बढ़ा देती है। तो टेक्स द टाइम 5 आवर, और कितना समय लेती है, 5 घंटे समय लेती है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल। तो मैं मान लेता हूं कि जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, डिस्टेंस, उसको मैंने मान लिया वो x डी दिखा दो, क्या दिक्कत, चलो x ले लिया तो x किलोमीटर ले लेते हैं, वरना डी दिखा दे सकते तो कोई दिक्कत नहीं था। अब पहले जो चाल थी इसकी स्पीड, जो स्पीड इसकी स्टार्टिंग में है वो मान लीजिए कितनी है, s किलोमीटर प्रति आवर है, प्रति घंटा, ठीक है। तो टाइम कितना लग रहा है, टाइम लगता है इसको पहले 7 आवर। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से स्पीड हमारा s है, स्पीड s है, डिस्टेंस कितना है, देखो कह रहा है डिस्टेंस ही बताना है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस आपका x अपॉन 7 हो गया। अगर आप चाहो तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर सीधे आप इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे केस में क्या हो रहा है, इसका जो सेकंड केस है, केस 2, केस 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि अब स्पीड इसकी जो है वो कितनी है, पहले से 12 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। तो पहले स्पीड थी s, अब हो गई है 12 ज्यादा बराबर, ठीक है। तो अब देखिए, अब जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, अब टाइम केवल 5 आवर लग रहा है। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला, डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस में कोई डिफरेंस नहीं हुआ है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्पीड अप आपका s प्लस 12 इक्वल टू डी अपॉन 5 है। देखो इस 12 को आप इधर लेकर आओ, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी अपॉन 5 माइनस 12, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2। तो अपने पास दो इक्वेशन बन गए, एक तो इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन ये। इन दोनों इक्वेशन में एक चीज कॉमन है, क्या, देखो यहाँ पे तो x रहेगा, ठीक है, यहाँ पे x, एक चीज कॉमन है, एक साइड बराबर है। जब एक साइड बराबर है तो दूसरा साइड भी बराबर होगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x प्लस 5 माइनस 12 इक्वल टू एक्स बाई 7। इसको इधर लाओ या फिर इसको इधर लेके जाओ, तो हम करेंगे x प्लस 5 माइनस एक्स बाई 7 इक्वल टू में 12। तो ये हो जाएगा 7x माइनस 5x अपॉन में 7 5 35 इक्वल टू 12। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 7x माइनस 5x कितना आएगा, 2x इक्वल टू 12 इंटू ये 35 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छके 12, x का मान कितना आ गया, 6 गुणे 35। गुणा करके देखो यार, तो 6 5 30 का 0 कैरी आया 3, और 6 3 18 18 और 3 हो गया 21, यानी x इक्वल टू 210 किलोमीटर। यानी कितने की जर्नी वो कर रही है, 210 किलोमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बिना समय गवाए। क्या कह रहे हैं, इन ए क्लास एक्सपेक्ट 18 ऑल आर एबव 80 years, okay, 15 are below 15 years of age, how many people are there। समझिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है किसी क्लास में क्या हो रहा है कि 18 को छोड़ के सबके सब क्या है, 50 से ज्यादा हैं। यानी 18 को अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी सबके सब क्या है, 50 से ज्यादा हैं, उम्र की बात कर रहा है। और 15 आर बिलो 50 ईयर्स ऑफ एज, यानी जो 15 है, जो 15 है वो क्या है, 50 से कम है। ये 50 से ज्यादा है, ये 50 से कम है। तो कह रहा है हाउ मेनी पीपल आर देयर, 36 30 33 या नन ऑफ दीज। तो समझना इस क्वेश्चन को, अगर यहाँ पे क्या कह रहा है, 50 से ज्यादा कितने हैं आपको पता है, वी डोंट नो, लेकिन 50 जो है, 18 जो है वो क्या है, कम है, और 50 से जो कम है वो कितने हैं, 15। अगर ये पूछता कि 50 से 50 प्लस के बीच में कितने हैं, तब तो हम बता सकते थे,
है ना, तब तो हम बता सकते थे। लेकिन यहाँ पे जो डाटा है वो इनसफिशियंट डाटा है, यानी डाटा पूरा नहीं दिया हुआ है हमें। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही होगा। समझिएगा इस बात को, मैं फिर बताता हूँ। कह रहा है कि 18 लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सबके सब क्या है, 50 उम्र से ज्यादा हैं। 18 लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब के सब 50 से ज्यादा हैं। और अगर 15 लोग जो हैं, और उसमें जो 15 लोग हैं वो क्या 50 से नीचे हैं, 50 से नीचे हैं। तो इसके बीच में कौन हुआ, इसके बीच में केवल और केवल 18 माइनस 15 मतलब 3 ही लोग हैं जिनकी उम्र 50 के बीच में है। ठीक है, इनके बीच में ही है 3 लोगों की उम्र। तो हम ये निकाल सकते हैं, यहाँ पूछ रहा है यहाँ पे कितने लोग हैं, तो हम उसका डाटा नहीं बता सकते। मतलब प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल, अ फैमिली वेंट आउट फॉर अ वॉक, मतलब एक फैमिली कहाँ जाती है, वॉक पे जाती है, टहलने जाती है। कह रहा डॉटर वॉक बिफोर द फादर, सन वॉक सन वॉज वॉकिंग बिहाइंड द मदर एंड अहेड ऑफ फादर। ठीक है, हु वॉक लास्ट, मतलब सबसे लास्ट में कौन वॉक कर रहा है। रीजनिंग का है, अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है। देखो तो इसको कैसे करेंगे, मतलब यहाँ पे जो डॉटर है वो फादर के आगे चल रही है। मतलब मान लो ये रहा डॉटर, ये रहा फादर। अच्छा ऐसे समझ लो, थोड़ा सा ज्यादा बेहतर आएगा। मतलब यहाँ पे डॉटर है, यहाँ पे क्या है, फादर है। दूसरा क्या कह रहा है कि सन वॉज वॉकिंग बिहाइंड द मदर एंड अहेड ऑफ फादर। मतलब सन कहाँ पे है, सन यहाँ पे है। सन जो है क्या कर रहा है, सन वॉज वॉकिंग बिहाइंड मतलब मम्मी के पीछे है, मतलब मदर यहाँ होगी। ठीक है, और अहेड ऑफ फादर, फादर के आगे है, फादर के आगे है, मतलब ये बनेगा। तो कह रहा है बताइए सबसे लास्ट में कौन बैठ रहा है। तो सबसे लास्ट में देखो यहाँ पे मेरे पास ना बच्चे 3 केस बनेंगे, समझना। पहला केस तो ये बनेगा, पहला केस तो आपका ये बनेगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 4 लोग के बैठाया। पहला केस तो ये बन जाएगा कि मदर होगी यहाँ पे, ठीक है, फिर सन होगा, फिर डॉटर होगी, उसके बाद फादर। क्योंकि ये तो कह रहा ना कि फादर, जो डॉटर है वो फादर से आगे है, तो हो सकता है मदर हो सकता है ये यहाँ पे बैठी हो बिल्कुल, और इन दोनों से पीछे हो। दूसरा केस, एक और केस आ सकता है, एक और केस आ सकता है इसमें। अगला केस क्या हो सकता है, ये देखिए। मान लीजिए मदर यहाँ पे हो, डॉटर यहाँ पे हो, सन यहाँ पे और फादर यहाँ पे हो। ये भी तो हो सकता है कि इन दोनों के, क्योंकि डॉटर के आगे फादर है, यही बात है। थर्ड एक और केस बन सकता है इसमें जो सुटेबल हो सकता है। एक और केस यहाँ पे पॉसिबल है, क्या है, ये हो सकता है डॉटर सबसे आगे हो, उसके बाद मदर हो, उसके बाद सन हो और फिर फादर हो। तो इन तीनों केस में अगर हम देखें तो इन तीनों के तीनों केस में सबसे लास्ट में कौन है, फादर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फादर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल भाई, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे है 0.75 इंटू 0.75 इंटू 0.75 माइनस 0.001, डिवाइड हो रहा है 0.75 इंटू 0.75 माइनस 0.075 प्लस 0.01। देखो यार दोस्त, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है बड़ा मजेदार। यहाँ पे अगर ये थोड़ा सा कुछ चेंजेस होते यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे आपका 0.1 होता तब तो हम बहुत आराम से इस क्वेश्चन को कर लेते, कोई भी कैलकुलेशन इसमें नहीं करनी होती। लेकिन यहाँ पे 0.1 ना देके 0.01 दिया हुआ एग्जामिनर ने, तो समझिएगा ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखिए। तो अगर मैं इसकी बात करूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करूं, तो यहाँ पे देखिए 0.75 0.75 और 0.75 कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स। कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो हम इसको क्या 0.75 का होल क्यूब नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और उसके बाद कितना लिख लिया, उसके बाद क्या है माइनस, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं। अच्छा इसको जैसे है वैसे रहने दीजिए, 0.001। ये डिवाइड का साइन है तो हम डिवाइड का यहाँ सिंबल लगाएंगे, और डिवाइड का सिंबल लगाने के बाद क्या हो जाएगा देखिए,
0.75 0.75 टू टाइम्स है, तो हम इसको 0.75 का होल स्क्वायर कर देंगे। कितना कर देंगे? होल स्क्वायर माइनस कर देंगे। अब ये देखो 0.75 है, अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि कोई मतलब नहीं है इसको लंबा खींचने से। डेसिमल 0.10, ये माइनस में मतलब कुल मिला जाएगा, माइनस करना, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 0 पॉइंट, ये कितना आ जाएगा? 0.065। अब देखो यार दोस्त, यहां से हमें निकालना है क्यूब। क्या निकालना है? हमें क्यूब निकालना है, ठीक है। तो मैं सीधे इसका क्यूब लिख देता हूं। तो एक तरीका मैं आपको बताऊं इसका, पहले तो स्क्वायर निकालने के तरीका आप देख लीजिए कि किसी भी टर्म का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे खासकर ऐसे क्वेश्चंस जिनके लास्ट में क्या हो, जिनके लास्ट में आपका 2 गिवन हो, लास्ट में कितना हो? 2 गिवन हो, देखो सॉरी 5 गिवन हो। जैसे यहाँ पे 75 है, 75 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। अब ये कितना है? 7। तो 7 के आगे क्या आता है? 8 आता है, और दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 7 इंटू 8 56, ये आ गया 56, बस। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं करना था इसमें आपको। और यहाँ पे 2 प्लेस पे डेसिमल है, तो यहाँ पे 4 प्लेस पे डेसिमल आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा। और ऊपर क्यूब की बात करें या तो क्यूब का देखो मैं सीधे आपको लिख दे रहा हूँ, इसका होता है 140 625। ये मेरा तरीका है लर्न करने का, आप भी इसको कर सकते हैं। अब देखो 6 प्लेस पे डेसिमल आएगा, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे डेसिमल आएगा, माइनस करेंगे 0.001 अपॉन में, इसके आगे जीरो लिख लो, अच्छा लगेगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6। अब देखो इसका स्क्वायर हमने किया था, तो कितना आ गया था? 0.5625 माइनस 0.065। अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं यार, ठीक है, अच्छे से सॉल्व करेंगे कि कंफ्यूजन ना हो। 0.140625 में हमें सब्ट्रैक्ट करना है कितना? 001 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो ये 5, ये 2, और ये तो इसके साथ है ना, ये 6 तो आ गया। अब 10 में से 1 गया तो कितना आएगा? 9 आएगा। अब यहाँ पे बच गया 3 और ये 1, इतना ऊपर आ गया। ऊपर हमारा आ गया 0.139625। देखो है क्वेश्चन बहुत कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जनरल आते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी परेशान करने के लिए दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो 1396 और 25, ठीक है, 25। अब देखो नीचे कितना बचा, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5625 में से हमें 0.06265 को माइनस करना है, जीरो लिख लो यहाँ। तो 5 से 5 आ गया, 12 में से 5 जाएगा 7 आएगा, और यहाँ बचा कितना? 5। 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4, तो ये आ गया 0.4975। अब देखो मैं सीधे इसको डिवाइड करता हूँ, ठीक है, डिवाइड कैसे करेंगे हम? 0.4975 से अगर डिवाइड करोगे तो ये अप्रॉक्स जो वैल्यू आएगा, ये अप्रॉक्स जो वैल्यू आएगा वो आपका 0.2312 के आसपास आएगा। कितना आएगा? 0.2313 के आसपास आएगा। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, तो मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इसको सॉल्व करेंगे आप, तो इसका जो आंसर आएगा वो अप्रॉक्स 0.8446 के बराबर आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.845 हम ले लेंगे इसको हटाने के बाद, तो ये हमारा इतना आंसर आएगा। ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, मैंने थोड़ा सा ठीक है जल्दी इसको कर लिया, आप इसको करके एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा। यही मेथड लगेगा, और कोई मेथड इसमें नहीं लग पाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से मैं बताऊंगा कि यहाँ पे कह रहा है कि 7x + 4y अपॉन में x - 2y दिया हुआ है, इसका मान पूछ रहा है। और यहाँ पे कह रहा है यदि इफ x अपॉन 2y जो है वो किसके बराबर है? 3/2 के बराबर है। ये बहुत अच्छी ट्रिक है यार, समझना। ये x अपॉन वाई 3/2 है ना, तो यहाँ से तुम x अपॉन वाई निकाल लो,
कितना हो जाएगा, ये 2 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 2 से 2 कट गया, x/y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब यहां से देखो, इसको भी आपको ऊपर भी x/y बनाना है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ से y को कॉमन ले लो ऊपर से, तो y को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू x/y और +4, ठीक है। नीचे भी क्या करेंगे, हम y कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x/y माइनस के 2, y से y कैंसिल हो गया और x/y की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 3 +4 अपॉन में ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 2, तो 7 3 जा कितना होगा 21 +4 अपॉन 1, तो 21 +4 कितना हो गया 25/1 और 25 देखो दिया हुआ है प्रश्न संख्या मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिल्कुल, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 1,26,800. It increased by 15% in the first year and decreased by 20% in the second year. What is the population of the town at the end of the second year? ये क्वेश्चन आपका सीआई की तरह ही सॉल्व होगा, ठीक है। सीआई की तरह सॉल्व कैसे निकालेंगे, तो यहां लिखेंगे पॉपुलेशन ऑफ आफ्टर सेकेंड ईयर, पॉपुलेशन, मैं सीधे लिख रहा हूं पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, तो पहले पॉपुलेशन कितनी थी, ये थी 1,26,800। पहले ईयर क्या हुआ, पहले ईयर तो ग्रोथ हुआ कितने का 15% का ग्रोथ हुआ, 1 + 15/100 इंटू अगले साल क्या हो गया, अगले साल माइनस हो गया मतलब डिक्रीज हो गया तो 20/100 हो गया। ये करेंगे हम, ठीक है। देखो 15 5 3 जा 5 20 जा और 21 जा 25 जा हो गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है ये बता दो, बिल्कुल यार समझ में तो आना ही चाहिए, इतनी सिंपल सी बात है। अपने पास बचा कितना 800, इसको देखो 21 जा 20 23 ये कितना आ गया 23/20 और ये 5 1 जा 5 -1 मतलब 4/5। अब देखो यार ये 25 से कितना होता है 100, मतलब ये 126800 इंटू 23 इंटू 4/100 हो गया, 00 से 00 कट गया ना। अब देखो आंसर कैसे ले आते हैं, इसका थोड़ा सा एक तरीका आपको और बताता हूँ। 1268 इंटू इसका मल्टीप्लाई करो तो 4 3 जा 12 का 2 कैरी आया 1, ठीक है। 4 3 जा 2 कैरी आया 1, 4 2 जा 8 8 1 9 92। अब जरा देखना 8 2 जा 16 मतलब 6 आएगा, यूनिट डिजिट 6 है, तो यूनिट डिजिट 6, अरे यार 2 का यूनिट डिजिट 6 है, क्या है 2 का यूनिट डिजिट 6 है, तो अब आपको तो मल्टीप्लाई करना ही करना पड़ेगा। चलो कर देते हैं, 1268 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे 98 से 92 से, 8 2 जा 16 का 6 कैरी आया 1, 6 2 जा 10 और 6 2 जा 12 1 13 हो गया और 12 2 जा कितना हो गया 12 2 जा 24 हो गया, 24 और 25 हो गया ना बिल्कुल। अब देखो 9 8 जा 72 का 2 हो गया कैरी आया 7, 9 7 जा कितना होता है 54 और 7 ऐड करोगे तो कितना 61 हो गया, 61 का 6 कैरी 1 61 का 6 1 आ गया कैरी आ गया 6 और 12 9 108 108 कितना हो गया 8 6 14 114 हो गया दोस्त। ये आ गया 6 3 2 5 5 1 6 4 2 6 1 1, मतलब आपका ये 5 आ गया 6 आ गया 6 आ गया 1 1 आ गया, ऑप्शन नंबर डी आ गया आपका बिल्कुल। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था लेकिन इजी क्वेश्चन था, ठीक। और देखिए मैं आपसे हर बार कह रहा हूं कि ये सीआई से क्वेश्चन आ रहे हैं तो सीआई आप लोग जरूर याद कर लीजिए, अच्छे से उसके सारे फॉर्मूले याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, इफ अ बोट इज मूविंग इन अपस्ट्रीम विद वेलोसिटी ऑफ 14 किलोमीटर पर आवर एंड गो डाउन स्ट्रीम विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। देखो यहाँ पे दो चीज है, एक तो है बोट, मैं इसकी स्पीड मान लेता हूं x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और दूसरी है स्टीम, मैं इसकी स्पीड मान लेता हूं y किलोमीटर पर आवर। समझना ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देना। कह रहा है अप स्ट्रीम मतलब
मान लीजिए आपकी स्टीम इधर जा रही है, स्टीम मतलब धारा यार, स्टीम मतलब धारा, धारा की चाल, मतलब आपकी स्टीम इधर जा रही है और आपकी बोट इधर जा रही है, दोनों अगेंस्ट, जब दोनों अगेंस्ट होंगे ना तो आपकी स्पीड कम रहेगी, मतलब ये हो जाएगी x माइनस वाई इक्वल टू 14। ये इक्वेशन 1 हो गया। स्ट्रीम में मैंने बोला था डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड बढ़ जाएगी, मतलब बोट भी इधर जा रही है और स्टीम भी इधर जा रही है, मतलब स्टीम मतलब वही धारा, फिर से बता दे रहा हूँ, दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, तो जब दोनों एक ही तरफ जाएंगे तो रफ्तार अधिक हो जाएगी, मतलब x प्लस वाई कितना आ रहा है आपका 40 आ रहा है। अब देखो यार इक्वेशन को सॉल्व करना तो आप सभी ने क्लास 10th में सीखा है, तो ये कैसे एक्स से सॉरी वाई से वाई कट जाएगा, प्लस माइनस है, एक्स एक्स कितना हो गया 2x हो गया, दोनों को हमने ऐड कर दिया है, और ये कितना हो गया 5 4 54, तो 2 से डिवाइड करोगे, 2 2 जा 2 7 जा, x का मान कितना आ गया 27, लेकिन हमें चाहिए था किसका, हमें चाहिए था y का मान, स्टीम कह रहे हैं ना, स्पीड ऑफ द स्टीम, तो इसका मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, इक्वेशन 1, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, x की जगह पे रखेंगे 27 प्लस वाई इक्वल टू 40, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 माइनस 27, तो y का मान कितना आ गया, 10 में से 7 जाएगा तो 3, और 3 में से 2 गया तो 1, 30 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी masses are there in 1 square meter of wire gauge if each mesh is 8 millimeter long and 5 millimeter wide। समझिएगा, इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो वर्ड आया वायर गेज, उसको देखिए क्या है, मीटर वायर गेज, मीटर वायर गेज। तो आप लोगों ने जितने भी क्लास 12th में और ग्रेजुएशन में साइंस साइड रहे होंगे, उनको एक फिजिक्स में प्रैक्टिकल कराया जाता था वायर गेज का। मैं आपको दिखा देता हूँ ये दिखता कैसे एक्चुअली, बिल्कुल ये ऐसे दिखता है, इसके बीच में यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, ये वायर गेज का इमेज है, इसके बीच में ये जो स्पेस है ना, यहाँ पे वायर रखी जाती है और फिर इसको यहाँ पे मूव कर करके इसका मेजरमेंट लिया जाता है और उसका पता किया जाता है एरिया वगैरह। तो ये आप देख सकते हो मिलीमीटर में दिया रहता है। अब देखो क्या हो जाएगा, और यहाँ पे सब कुछ देखो दिया हुआ है, ठीक। तो अब यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालना स्टार्ट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम ये निकालें कि आखिर 1 मीटर स्क्वायर में, 1 मीटर स्क्वायर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो मैं यहाँ दोस्तों बता दूं, ये हो जाएगा 10 0 0 फिर कॉमा 0 0 0 मिलीमीटर क्यूब होता है, मिलीमीटर क्यूब। क्यों, 1 सेंटीमीटर में हमारा कितना होता है 10 मिलीमीटर होता है ना, और 1 मीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर में अगर हम मल्टीप्लाई कर दे किससे 10 से, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 0 0 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर 1 मीटर में। हमें ये स्क्वायर में निकालना है, इसका मतलब 1 मीटर इंटू 1 मीटर, ये हो जाएगा 1000 इंटू 1000, तब नहीं जाके मिलीमीटर स्क्वायर बनेगा। तो 60 आने चाहिए, देखो 60 है क्या 330, बिल्कुल 60 हमारे हैं, तो 1 मीटर में इतना आ जाता है। अब कह रहा है इसका जो डायमेंशन है वो 8 मीटर और 5 मीटर है, मतलब इसका जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एक अगर मैं एक मेस का निकालूं फॉर एरिया, एरिया ऑफ 1 मेस, एरिया ऑफ 1 मेस, तो ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 5, मतलब कितना 40 मिलीमीटर स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे पूछ रहे हैं ना नंबर ऑफ, तो कह रहा है ना हाउ मेनी मैसेज, तो नंबर ऑफ मैसेज, नंबर ऑफ मैसेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टोटल एरिया, टोटल एरिया कितना है अपॉन 1 एरिया, एक एरिया, मतलब इतना हो गया। तो 0 से 0 का डिवाइड किया, 4 1 जा और 4 2 जा, देखो 25 चौके 100 होता है ना, 25 चौके 100 मतलब इतना कट गया। उसके बाद 1 2 3 0 1 2 3 0 बचा, मतलब इतना किस का आंसर है भाई, देखो 25 के बाद 30, 25 के बाद 30, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आज के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये देखो क्या है, प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है अ लिस्ट प्राइस ऑफ अ बुक इज 100, अ डीलर
sell 3 such book for rupee 274.50 after allowing a discount at the certain rate. Find the rate of discount. तो अगर देखो मैं सीधे एक बुक दिया हुआ है कि वन बुक का जो लिस्ट प्राइस है वो कितना 100 है, तो 3 बुक का कितना होता, 3 बुक का हो जाता 300, ठीक है। तो लिस्ट प्राइस आपके पास है, तो डिस्काउंट इक्वल टू क्या होता है, डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, ये होता है आपका लिस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो 274.50 अपॉन लिस्ट प्राइस इंटू 100%, 100%, बस हो गया। तो 300 में से 274 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा कितना 25.5 आ जाएगा। ऐसे देखो अगर 75 होता तो 25 बचता, बस अभी 74 है तो 25.5 बचेगा अपॉन 300 इंटू 100, तो 100 से 100 कटा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 8 जा 24, 1 बचा इसके पास क्या 3 5 जा 8.5%, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ठीक है दोस्त, तो बिल्कुल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो आई होप सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, यहाँ पे जितने भी हमने क्वेश्चंस लिए थे वो सब आपको समझ में आए होंगे। तो बस एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और मैं आशा करूंगा आप सभी लोग मैथ्स, रीजनिंग और जीएस के सारे क्वेश्चन करके आओ, पीआरटी में तो सिलेक्शन लेना ही लेना है। चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में। जय हिंद दोस्तों।